हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन हिस्ट्री की इस क्लास में, जिसमें कि मैं आज इंडियन हिस्ट्री का अगला जो टॉपिक है, जो अगला लेक्चर है, वो कंप्लीट करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही प्यारा लेक्चर है, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री पर ये टॉपिक रहेगा। क्योंकि टॉपिक है अपना, बात की जाए तो बेबल योजना। बेबल योजना या फिर बेबल प्लान या फिर शिमला सम्मेलन, जिसको कि शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस पर हम आज कंप्लीट कंटेंट लेकर आए हैं, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे कि बेबल योजना क्या थी और इसको शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये भी हम आगे समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये सिविल सर्विसेज का, जिसमें कि ये एग्जाम में कंटेंट का क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हिस्ट्री का कंटेंट कंप्लीट होता है, क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी विद्यार्थी लगातार मेरे इस हिस्ट्री के पार्ट में जुड़े रहें और मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। वेबल योजना। वेबल योजना या फिर इसको शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसको कि इंग्लिश में वेबल प्लान या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल प्लान अपने इस वीडियो में आप बने रहेगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेबल जो योजना है या फिर शिमला सम्मेलन क्या है। इसको हम समझ लेते हैं कि वेबल योजना यानी कि जो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड जब चल रही थी, उस समय जो यहाँ पर वायसराय रहे, वो वायसराय थे लॉर्ड वेबल। तो लॉर्ड वेबल के नाम से इसको वेबल योजना के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ में इसको शिमला सम्मेलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो वेबल का जो प्लान था, जो वेबल का की योजना थी, उस योजना का जो प्रस्ताव रखा गया था, वो शिमला में रखा गया। यानी कि शिमला में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, शिमला में एक सम्मेलन किया गया था। उस सम्मेलन में इस वेबल की योजना को रखा गया था, इसलिए इसको वेबल योजना या फिर शिमला सम्मेलन कहा जाता है। ये पॉइंट तो आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब ये समझते हैं कि ये शिमला जो सम्मेलन है, ठीक है ना, जिसको कि वेबल योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये क्यों जाना जाता है, ठीक है ना, ये शिमला सम्मेलन है क्या। तो ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि ये वेबल वेबल के समय वेबल जो थे, लॉर्ड वेबल, जिसको इनको की लॉर्ड वेबल भी कहा जाता है, वायसराय थे ये, ठीक है ना, लॉर्ड वेबल। तो अपन लॉर्ड वेबल लिखें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस समय ये सब जो वायसराय थे उनको लॉर्ड कहा गया। तो और गवर्नर जनरल जी, उनको आगे भी लॉर्ड लगाया। तो लॉर्ड वेबल जो कि वायसराय थे उस समय के, तो 1945 की बात की जाए तो 1945 का जो समय था, ये जिस समय की ये वेबल योजना आई थी से, और जो जिसको कि शिमला सम्मेलन भी कहा गया है, तो 1945 में ये आई थी। तो इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। क्या चल रही थी इस समय, ये इस समय जो चल रही थी, वो चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इंग्लैंड की जो स्थिति थी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इंग्लैंड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना झेल रहा था, सामना हो रहा था उसको। तो वायसराय लॉर्ड वेबल ने इसको बुलाया था, जो कि एक अंतरिम राजनीतिक समझौता था भारत के साथ में, क्योंकि भारत इस समय जो राजनीतिक यहाँ पर प्रभाव मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यहाँ पर दबाव अंग्रेज के ऊपर बन रहा था। तो ये जो समझौता है, इसको अंतरिम समझौता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है इसको, वेबल के द्वारा इसको अंतरिम अंतरिम समझौता करने के लिए ये प्लान, जो कि वेबल प्लान है, ये रखा गया था। अंतरिम समझौता करने के लिए अंतरिम समझौता करने के लिए ये प्लान किया गया था, इसकी कोशिश की गई थी, जिसको कि वेबल का प्रस्ताव या फिर वेबल की योजना के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है इसको, वेबल का प्रस्ताव, वेबल का भी बोला जाता है इसको, या फिर इसका सेकंड नाम जो है वो वेबल योजना, वेबल योजना के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। वेबल प्रस्ताव या फिर वेबल योजना के नाम से भी इसको पुकारा जाता है।
अच्छा, ये जो प्रस्ताव था, ये जो योजना थी, ये योजना लाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? क्योंकि इससे पहले जो एक वार्ता हुई थी, वो वार्ता भी याद रखना, गांधी जी और जिन्ना के बीच में, गांधी जी और जिन्ना के बीच में यहाँ पर एक वार्ता हुई थी, जिसमें कि मुस्लिम सीटों के बंटवारे की बात हुई थी। और यहाँ पे जिन्ना और गांधी जी की वार्ता यहाँ पर विफल हो गई थी, यहाँ पर सफल नहीं हो पाई थी, जिसमें कि जिन्ना ने यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की बात की थी कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको रिप्रेजेंट सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी, इसके अलावा अन्य पार्टी यहाँ पर नहीं करेगी। तो इसमें जो गांधी जी थे वो इसमें तैयार नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस में भी कई ऐसे नेता थे, कई ऐसा समुदाय था जो कि मुस्लिम कांग्रेसियों के साथ भी रहे थे। इस कारण से गांधी जी और जिन्ना जी की जो वार्ता हुई थी, वो वार्ता यहाँ पर सफल नहीं हुई थी। तो यहाँ पर वेबल के द्वारा ये एक प्लान लाया गया कि कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों की मध्यस्थता से ये बात सफल हो जाएगी, और यहाँ पर हम अपने जो उनकी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में वो सफल होने का प्रयास कर रहे थे। क्लियर हो गया? तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, जिसमें कि अगर देखा जाए तो वेबल का जो प्लान है, ठीक है ना, उसमें भारत में जो गतिरोध चल रहा था, भारत में यानी कि जो एक प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, और यहाँ पर अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो भारतीय सैनिकों का साथ चाहते थे। भारत के जो सैनिक थे, भारत से जो पूरी कमान थी, वो वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दे। तो उस गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये एक प्रस्ताव था, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस जो वेबल प्रस्ताव की शुरुआत कैसे हुई, इसको भी समझना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए हमें आगे समझना पड़ेगा। इसकी शुरुआत जो होती है, ये होती है लॉर्ड लिनलिथगो के समय, ठीक है ना। 1943 में जब लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर, यानी कि इससे पहले जो वाइसराय थे, वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो लिनलिथगो थे, जो कि 1943 तक रहे। 1943 में जैसे ही लिनलिथगो का समय खत्म हुआ, उसके बाद में भारत में जो वाइसराय आए, वो आए थे बेबल। बेबल के आने के बाद में, ठीक है, जब बेबल भारत में वाइसराय बनकर आए, तो बेबल को ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वशासन स्वशासन पॉइंट समझिएगा यहाँ पर, स्वशासन से संबंधित जितने भी संभावित समझौते थे, ठीक है ना, उसको पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है ना। किसके लिए? नोट कीजिएगा, स्वशासन। स्वशासन से संबंधित जितने भी यहाँ पर एग्रीमेंट थे या फिर समझौते थे, उस समझौते को यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर वेबल को पहुंचाया था, जो कि यहाँ पे वायसराय बनकर आए थे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर वेबल के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? विभिन्न राजनीतिक समुदाय, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, वेबल ने क्या किया था? यहाँ पर जितने भी विभिन्न राजनीतिक समुदाय थे, राजनीतिक समुदाय मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग या अन्य पार्टी थी, ठीक है ना, उन सभी के माध्यम से यहाँ पर जो एक सहमति बनाने का प्रयास पूछा था, एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की थी, ठीक है ना, राजनीतिक समूहों के बीच में मौजूदा जो असहमति बन रही थी उससे बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो राजनीतिक समूहों के बीच में उस समय की जो राजनीतिक समूह थे, उनमें कहीं ना कहीं पे एक तालमेल नहीं बैठ रहा था। क्या नहीं बैठ रहा था? तालमेल नहीं बैठ रहा था। राजनीतिक समूहों में तालमेल नहीं बैठ रहा था। क्यों नहीं बैठ रहा था तालमेल? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी और कांग्रेस जो थी, वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने जो मोटिव थे, अपना अपना जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर यहाँ पर वो अड़े रहे थे। तो कहीं ना कहीं पे प्रयास किया गया वेबल की योजना के तहत यहाँ पर एक नया रास्ता खोजने का। राजनीतिक समूह में जो असहमति थी, असहमति जो थी, उस असहमति से बाहर निकलने का प्रयास किया गया था, उसके लिए रास्ता खोजने की कोशिश की। तो लॉर्ड वेबल के माध्यम से इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड के द्वारा योजना जो थी, ठीक है ना, उस योजनाओं को यहाँ पर लाया गया, जिसको कि ब्रेक डाउन योजना के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
ब्रेक डाउन योजना, ब्रेक डाउन प्लान, यानी कि जो भी यहाँ पर अड़ंगा था उसको ब्रेक लगाने का प्लान किया गया था। क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि ये वेबल योजना क्या थी, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि वेबल जो योजना थी, ठीक है ना, उसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगला पॉइंट, इसको समझने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि इसको शिमला सम्मेलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेबल योजना के बारे में तो बता दिया। अब इसमें जो पहला पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर, वो बताया था यहाँ पर शिमला सम्मेलन, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है शिमला, वेबल योजना मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपको। वेबल योजना क्लियर करने के बाद में अब अगला पॉइंट जो बनता है वो बनता है शिमला सम्मेलन। इसको शिमला सम्मेलन क्यों कहा जाता है, तो इसको भी हम यहाँ पर आगे समझेंगे। तो यहाँ पर आगे समझेंगे शिमला सम्मेलन इसको क्यों कहा जाता है। शिमला सम्मेलन, सम्मेलन क्यों कहा जाता है इसको, तो इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरुआत की थी वीडियो की, जब मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत की थी, जब मैंने आपको बताया था ये जो योजना है, ये जो प्रस्ताव है, ये जो जिसको कि वेबल प्रस्ताव भी कहा जाता है या फिर अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, इसकी जो शुरुआत की गई थी, ठीक है ना, ये जो शुरुआत शिमला में की गई थी। शिमला में ही इसका सम्मेलन हुआ था, और शिमला में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, शिमला में विसरल लॉज में। शिमला में एक विसरल लॉज थी, कौन सी थी, विसरल, नाम नोट कीजिएगा, ठीक है। विसरल लॉज थी वहां पर। उस लॉज में, उस लॉज में ये मीटिंग हुई थी, ये बैठक हुई थी, इसी लॉज में ये मीटिंग की गई थी। इस कारण से इसको शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन यानी कि शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कारण से इसको शिमला सम्मेलन या फिर शिमला समझौता भी कहा जाता है, ठीक है ना। शिमला समझौता नहीं कहा जाता, समझौता अलग है, शिमला सम्मेलन कहा जाता है इसको, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना। जिसमें कि वायसराय लॉर्ड वेबल और ब्रिटिश भारत के जो प्रमुख राजनीतिक नेता थे, ब्रिटिश भारत यानी कि अपना भारत, उस समय का जो भारत था उसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था, तो ब्रिटिश भारत के जो प्रमुख राजनीतिक नेता थे उनके बीच में इस योजना पर चर्चा होनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस किस के साथ में होनी थी, ब्रिटिश भारत और लॉर्ड वेबल, ठीक है ना, वायसराय लॉर्ड वेबल और ब्रिटिश राजनेताओं, ब्रिटिश भारत के जो प्रमुख नेताओं के बीच में जो चर्चा होनी थी, उस चर्चा को वेबल योजना के नाम से जाना जाता है। वेबल योजना का जो प्रावधान था, प्रावधान पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर समर कैपिटल ब्रिटिश इंडिया ने, समर कैपिटल ब्रिटिश इंडिया ने, क्योंकि समर कैपिटल क्यों, क्योंकि शिमला उस समय की क्या थी, समर कैपिटल, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी के समय में हुआ था ये सम्मेलन हुआ था, तो इसको उस समय जब गर्मी की शुरुआत होती थी तब इसकी कैपिटल शिमला पहुंच जाती थी, शिमला इसकी राजधानी बन जाती थी, और शिमला में सारे जितने भी जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होते थे वो शिमला में होते थे। तो समर कैपिटल शिमला में इसकी चर्चा का प्रावधान रखा गया, ठीक है ना, जो कि लॉर्ड वेबल के द्वारा यहाँ पर 21, नोट कीजिएगा, 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं को यहाँ पर इन्वाइट किया, 21 भारतीय राजनेताओं, भारतीय जो उस समय के नेता थे, ठीक है ना, उन नेताओं को क्या किया था, यहाँ पर इस मीटिंग में आमंत्रित किया था, इस सम्मेलन में आमंत्रित किया था। जो कि सम्मेलन कब हुआ था, कब हुआ था ये सम्मेलन, ये हुआ था 1945 में, 1945 में ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, जब ये राजधानी मतलब शिमला राजधानी कब गर्मी में बनती थी, तो समर में, ठीक है ना, समर कैपिटल जब बनी थी उस समय ये सम्मेलन हुआ था। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, शिमला सम्मेलन कहा जाता है। शिमला के विस्तार लॉज में 21 राजनेताओं को इन्वाइट किया गया, जो कि ब्रिटिश भारत की उस समय की राजनीतिक जो नेता थे, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्रमुख पार्टी के रूप में थी, उनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, ठीक है ना, यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, जो कि यहाँ पर वेबल योजना पर चर्चा होनी थी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट यहाँ पर आता था कि इस सम्मेलन में हुआ क्या था, मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन की एक बिंदु पर यहाँ पर चर्चा अटकी, मतलब शिमला सम्मेलन की शुरुआत हुई और शुरुआत में यहाँ पर चर्चा शुरू हुई, तो यहाँ पर जो उस सम्मेलन में यहाँ पर प्रतिनिधियों का चयन करना था, उन प्रतिनिधि के चयन में मुस्लिम प्रतिनिधि एक सबसे बड़ा मुद्दा बना,
कि मुस्लिम प्रतिनिधि का जो चयन होगा वो किस पार्टी से होगा, किस राजनीतिक पार्टी यहाँ पर चयन की। तो यहाँ पर जिन्ना ने ये तर्क दिया था कि कार्यकारी जो परिषद उस समय जो गठित होगी, उस समय की जो कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, क्योंकि इस योजना में एक परिषद का गठन होना था। तो कार्यकारी परिषद का जो गठन होगा तो उसमें जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो कि मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे। कौन होंगे? मुस्लिम जो प्रतिनिधि होंगे, नोट कीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम जो प्रतिनिधि होंगे, वो प्रतिनिधि जो होंगे वो मुस्लिम लीग से ही होंगे, यानी कि वो सारे के सारे जो प्रतिनिधि होंगे वो गैर मुस्लिम लीग नहीं होंगे, गैर मुस्लिम लीग नहीं होंगे, गैर मुस्लिम लीग नहीं होंगे यहाँ पर। यानी कि मुस्लिम लीग से ही भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो यहाँ पर एक जो कार्यकारी परिषद है उसमें चुना जाएगा। यानी कि यहाँ पर गैर मुस्लिम लीग से कोई भी मुसलमान नहीं चुना जाएगा, केवल मुस्लिम लीग से ही भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होगा। इस बात पे बात अटक गई थी, क्योंकि दूसरी ओर कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस मांग को खारिज कर दिया। क्यों कर दिया था खारिज? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम जो नेता थे वो कांग्रेस में भी शामिल थे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग में ही क्योंकि पूरे मुसलमानों ने साथ दिया था, यहाँ पे कांग्रेस में भी मुस्लिम जो समुदाय था बट गया था और कांग्रेस का भी साथ दे रहा है। इस पॉइंट को बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या हुआ था? मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस ने इस मांग को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम यहाँ पर कार्यकारी परिषद में जो प्रतिनिधि चाहती थी वो सिर्फ मुस्लिम लीग से ही चाहती थी, गैर मुस्लिम लीग से ये प्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा। ये बात पर यहाँ पर मुस्लिम लीग अड़ गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को क्या कर दिया था? कांग्रेस के द्वारा, नोट कीजिएगा, कांग्रेस के द्वारा मांग को खारिज कर दिया था। मांग खारिज कर दी गई, मांग को यहाँ पर खारिज कर दिया गया था। अंततः जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पर बेवल योजना को यहीं पर छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम्मेलन में ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था, दोनों ही अपने ही रवैये पर यहाँ पर अड़े रहे थे। अब अपन को समझना होगा, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट क्लियर हुआ है कि यहाँ पर शिमला सम्मेलन क्या हुआ था और यहाँ पर मेन योजना की थी, ये मैंने पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया। लेकिन यहाँ पर बेवल योजना और शिमला सम्मेलन की जो पृष्ठभूमि थी, यानी कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि यहाँ पर जो शिमला सम्मेलन था उसका उद्देश्य क्या था, उसका जो मेन जो पॉइंट्स थे, मेन जो उसको आयोजित किया गया था वो क्यों किया गया था, इसको भी समझना जरूरी है। तो अब आता है यहाँ पर बेवल योजना और शिमला सम्मेलन की जो पृष्ठभूमि थी, यानी कि बैकग्राउंड ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस एंड द बेवल प्लान। ये सबसे पहले पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि ये क्यों रखा गया था। तो ये रखा गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारत को वह स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसी समय 1942 में अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन भी चालू हुआ था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड भी चल रही थी और साथ में भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 में चालू 1939 से चालू हो गई थी। 1939 में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो गई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हुई। और यहाँ पर अगर बात किया है तो 1942 में यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें कि कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जो कि हुई थी अगस्त में, 9 अगस्त को की शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों जो कारण थे जिसमें कि जो ब्रिटिश सरकार थी दोनों में उलझ गई थी। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, ये दोनों में भारत में स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मजबूर कर दिया था और स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर अंग्रेज विवश हो गए थे। तो इस कारण से
यही कारण था जिसमें कि इतने लंबे समय तक ये मांग चलती रही, और इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटिश साम्राज्य को एक गंभीर रूप से यहाँ पर क्या हुआ था, सामाजिक सामाजिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, सामाजिक और आर्थिक नुकसान यहाँ पर जो हुआ था वो किसको हुआ था, आर्थिक नुकसान मिला था किसको, ब्रिटिश को, ब्रिटिश सरकार को, यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ पर बहुत ही गंभीर रूप से वर्ल्ड वॉर और जो भारत छोड़ो आंदोलन था, दोनों के कारण यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक नुकसान भी पहुंचाया था। और इससे क्या हुआ था, इंग्लैंड में जो ब्रिटिश सरकार के लिए अपने जो विदेशी उपनिवेश थे, यानी कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, ठीक है ना, उनको एक साथ बनाए रखना, क्योंकि वो धीमे धीमे करके अलग हो रहे थे इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, तो उनको बनाए रखना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया। और साथ ही साथ में उस समय के जो भारत छोड़ो आंदोलन था बहुत ही ज्यादा उग्र रूप ले लिया था, पूरे भारत में काफी ज्यादा उग्रता से आगे बढ़ रहा था। तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो क्रांतिकारियों की गतिविधियां थी, उस समय की जो क्रांतिकारी थे उनकी जो गतिविधियां थी, ठीक है ना, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी, हर जगह कहीं ना कहीं पे एक्टिविटीज हो रही थी, और इसमें भारत में अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर जब 1943 की बात होती है, कीजिएगा 1943, 1943 में बेवल जब वायसराय बने थे, जब बेवल यहाँ पर वायसराय बने 1943 में, तो उस समय भारत में जो भावी सरकार के साथ में एक ऐसा फार्मूला, ठीक है ना, पेश करने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई थी, तो उस फॉर्मूले की जिम्मेदारी जो दी गई थी वो बेबल को दी गई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार, ठीक है ना, यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई कि यहाँ पर कांग्रेस कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार हो, कुछ इस तरीके के फार्मूला बनाने की तैयारी की गई। तो इस फार्मूले के माध्यम से अंग्रेजों का जो जो एक मेन मोटिव था, वो यहाँ पर सुचारू रूप से यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करना था, ठीक है ना, यहाँ पर एक प्लानिंग के रूप में, ठीक है ना, जो कि सत्ता को उस समय की जो सत्ता की सरकार थी, उस समय की सत्ता को एक सुचारू रूप से एक प्लानिंग के साथ में कंट्रोल करने का प्लान था। क्या था, कंट्रोल करने का प्लान था, कंट्रोल करने का जो प्लान था, वो प्लान इसमें एग्जीक्यूट करना था। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट थे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बेबल योजना और बेबल सम्मेलन की जो पृष्ठभूमि थी, वो ये भूमि यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्रांतिकारी जो रूप थे वो आ गए थे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुए थे। अब हम आगे समझते हैं यहाँ पर कि मेन पॉइंट यहाँ पर जो था, बेबल योजना के जो प्रावधान थे वो क्या थे, यानी कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ द वेबल प्लान के जो प्रोविजन थे, वो प्रोविजन इसमें क्या क्या रखे गए थे, इसको हम अब अगले पॉइंट में यहाँ समझेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, बेबल ने जब लंदन का दौरा किया था, यानी कि जब लंदन की संसद में जब दौरा किया, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के साथ में भारत में स्वशासन, भारत में यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिएगा, भारत की स्वशासन स्वशासन के फॉर्मूले पर चर्चा की गई, का जो फॉर्मूला था, ठीक है ना, स्वशासन के फॉर्मूले पर यहाँ पर चर्चा की गई। और ब्रिटिश सरकार के साथ में इस बातचीत के बाद में बेबल ने क्या किया था, भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक निश्चित योजना तैयार की। इस प्लान के बाद में बेबल के द्वारा, बिल्कुल नोट कीजिएगा, बेबल के द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए, सत्ता हस्तांतरित करने के लिए हस्तांतरित करना था यहाँ पर, लेकिन वो करना था पूरा का एक प्लानिंग के साथ, ठीक है ना। और इस योजना को जो सार्वजनिक किया गया था, वो भी डेट याद रखना, वो किया गया था 14 जून 1945 को इसको सार्वजनिक किया गया।
और ये जो योजना थी जो भारत में, ठीक है ना, भारत के जो उस समय के राज्य सचिव थे, राज्य सचिव कौन थे उस समय के भारत के? भारत के राज्य सचिव जो रहे थे वो कौन थे, वो भी नोट कर लीजिएगा। राज्य सचिव जो थे, तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो थे एल.एस. अमेरी। एल.एस. अमेरी, एम.एस. अमेरी के द्वारा ये जो घोषणा थी ये यहाँ पे सार्वजनिक की गई थी 14 जून 1945 को, ठीक है ना। अच्छा, इसके प्रमुख पॉइंट क्या क्या थे ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट जो बनाइएगा यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सांवैधानिक सुधारों के लिए इसकी शुरुआत करेगी। पहला पॉइंट क्या था, ब्रिटिश सरकार भारत में सांवैधानिक सुधारों की शुरुआत करेगी। संवैधानिक सुधारों की शुरुआत करेगी, यानी कि संविधान में यहाँ पे सुधार किया जाएगा, सुधार करेगी। और यहाँ पर भारत के जितने भी उस समय के जो राजनीतिक दल थे, ठीक है ना, उसमें भारत से क्या मांगा गया था, भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे उस समय के, ठीक है ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देंगे, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद करेंगे, अंग्रेजों की मदद करेंगे, यहाँ अंग्रेजों की यहाँ पर मदद करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर रखा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत में संवैधानिक सुधार की शुरुआत करेगी यदि सभी भारतीय राजनीतिक, भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की यहाँ पर मदद करेंगे। तो ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो था वो था केंद्र में वायस राय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर, यानी कि यहाँ पर केंद्र में उस समय की जो केंद्र की सरकार थी, ठीक है ना, केंद्र में उस समय जो वायस राय थे, वायस राय, और कौन थे, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन कमांडर इन चीफ, हिंदी में लिख देता हूं, कमांडर इन चीफ थे। इनको छोड़कर भारतीय सदस्यों के साथ में एक नई कार्यकारी परिषद, इन सबको, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर भारतीय सदस्यों के साथ, भारतीय यानी कि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं सदस्यों के साथ एक कार्यकारी परिषद का गठन होगा। एक कार्यकारी परिषद का गठन होगा, ठीक है ना, ये एक सेकंड पॉइंट नोट कीजिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर, वो भी नोट कीजिएगा, रक्षा विभाग को छोड़कर, यानी कि रक्षा को छोड़कर बाकी के जितने भी विभाग हैं वो भारतीय सदस्य ही कंट्रोल करेंगे। जो डिफेंस सेक्टर है यानी कि रक्षा विभाग, वो अंग्रेजों के पास में रहेगा। रक्षा विभाग को छोड़कर, रक्षा विभाग को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी के विभाग यानी कि रक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभाग, जितने भी वहां के उस समय के सेक्टर थे, सभी विभाग जो उस समय की कार्यकारी परिषद में सदस्य अपॉइंट होंगे वो सदस्य थे। सभी विभाग भारतीय सदस्य, जो भारतीय कार्यकारी सदस्य होंगे, क्योंकि अन्य समस्त पार्टियों से चुने जाएंगे, ठीक है ना, उनका कंट्रोल होगा, वो यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। ये तीसरा पॉइंट था यहाँ पर। और यहाँ पर जो कार्यकारी कमेटी थी, जो उस समय की जो कार्यकारी कमेटी थी, वो कार्यकारी कमेटी क्या थी, 14 सदस्य वाली एक कार्यकारी समिति का यहाँ पर गठन का प्रस्ताव था। चौथा पॉइंट नोट कीजिएगा, 14 सदस्यों, इसमें टोटल सदस्य कितने थे, 14 सदस्यों की
ये एक कार्यकारी समिति थी, इसका गठन होना था, कार्यकारी समिति या कार्यकारी परिषद का गठन होना था, यहाँ पर परिषद का यहाँ पर गठन होना था। क्लियर हो गया। और यहाँ पर इनका भी यहाँ पर आरक्षण था, यहाँ पे भी डिवीजन किया गया था। यहाँ पर मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन की अलग बात की गई थी और हिंदुओं के रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मुस्लिमों के लिए यहाँ पर सीटों का आवंटन किया गया था। यहाँ पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ पर क्या क्या रखा गया, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ पर 6 सीटें रखी गई थी और अन्य के लिए यहाँ पर 8 सीटें रखी गई थी, यानी कि टोटल 14 सीटों का यहाँ पर बंटवारा हो गया था। 14 सदस्यों वाली इस कार्यकारी परिषद का जो प्रस्ताव दिया गया था, इस परिषद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व के लिए 6 सीटें थी यहाँ पर, और अन्य जो समुदाय था उनके लिए 8 सीटों की यहाँ पे योजना बनाई गई थी। इस तरीके से यहाँ पर बंटवारा हो गया। अगला जो पॉइंट है वो 5वां पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे बिंदु बिल्कुल याद रखना कि इसमें यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। यहाँ पर बेबल ने हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने वाले वायसराय जो कार्यकारी परिषद थी, ठीक है ना, इसको पुनर्गठित करने का भी प्रस्ताव दिया था, यानी कि इसको पुनर्गठित भी किया जाएगा। और ये परिषद में अन्य अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था, यानी कि यहाँ पे जो छोटे छोटे अल्पसंख्यक ग्रुप था, जिसमें कि दलित वर्ग भी था, जिसमें कि सिख वर्ग भी था और अन्य वर्ग भी थे, उन वर्गों को भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व का मौका दिया था। यानी कि हिंदू और मुसलमानों को छोड़कर अन्य को भी यहाँ पर मौका दिया गया था, यानी कि हिंदू, मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक, अन्य अल्पसंख्यक जो अन्य अल्पसंख्यकों को भी यहाँ पर मौका मिला, वो भी पुनर्गठित करने का यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया। 6वां पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पे 6वां पॉइंट था, यहाँ पर बेबल ने यहाँ पर विदेशी मामलों के लिए एक सदस्य की परिषद भी नियुक्त किया, जो कि विदेशी मामला देखा, विदेशी मामलों के लिए यहाँ पर एक सदस्य को परिषद में, मतलब यहाँ पे एक ही जो सदस्य था, एक सदस्य परिषद में नियुक्त किया गया, नियुक्त किया। ये बताया था कि यहाँ पे एक परिषद जो होगा विदेशी मामलों को भी देखेगा। और 7वां पॉइंट यहाँ पर, 7वां पॉइंट यहाँ पर जो होगा, नई परिषद के सदस्यों को वायसराय के द्वारा नॉमिनेट किया गया, यानी कि यहाँ पर जो वायसराय होगा, वायसराय ही यहाँ पर सदस्यों को नॉमिनेट करेगा, यानी कि वायसराय के द्वारा ही यहाँ पर सदस्य चुने जाएंगे। वायसराय यहाँ पर सदस्यों को नॉमिनेट करेगा, यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता भी शामिल थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो इसमें शामिल थे। तो ये 7 जो प्रमुखता से जो जो पॉइंट थे जिस पर कि यहाँ पर सहमति बनाने की कोशिश की गई थी, ये सहमति यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इसमें अड़ंगा हुआ था, इस कारण से इसमें क्या हुई थी, विफलता हुई थी। ये जो सम्मेलन था, ये सम्मेलन क्या हुआ था, सफल नहीं हो पाया था, ये सम्मेलन फेल हो गया। फेल्यूर ऑफ द सिमिलर कॉन्फ्रेंस क्या थी, ये हम आप इसमें इस पॉइंट में यहाँ पर समझेंगे। शिमला सम्मेलन की जो वार्ता थी, ठीक है ना, इस वार्ता में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की जो मुद्दे थी उसमें असहमति बन गई थी। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, यानी कि मुस्लिम समुदाय का जो प्रतिनिधित्व होगा वो कौन करेगा। तो यहाँ पे कांग्रेस अपने
पॉइंट पर यहाँ पर अड़ी थी और मुस्लिम अपने पॉइंट पर। मुस्लिम लीग ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो उसके नेता थे उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी। यानी कि ये जो वार्ता थी, ये वार्ता मुस्लिम प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असहमति के कारण विफल रही। तो पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पर, मुस्लिम प्रतिनिधित्व, ठीक है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असहमति के कारण। सफल नहीं हो पाई, असफल रही। विफल हो गई थी, यही एक कारण था, यहाँ पर एक प्रमुख कारण माना जाता है। और यहाँ पर जो बेबल योजना थी, इसमें धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर जो जो बेबल की जो योजना थी, इसमें एक कटुता ये थी कि यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की गई थी। यहाँ पर हर समुदायों को धर्म और नस्ल और जाति के आधार पर यहाँ पर इस कार्यकारी परिषद में सीटों को आरक्षण का प्रयास करती रही यहाँ पर, ठीक है ना, इस योजना, ठीक है ना। ये बेबल योजना क्या थी? धर्म, धर्म किस नस्ल का होगा और जाति के आधार पर जो बंटवारा किया गया था कार्यकारी परिषद में, सीटों का जो आरक्षण दिया गया था, इस पर भी यहाँ पर ये ये भी एक कारण विफलता का यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो समानता, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, समानता के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व किया जा रहा था, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी यहाँ पर अपना नामांकन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो धर्म, जाति और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का जो एक प्रकार से बंटवारा हुआ था, उसमें गांधी जी ने भी जातीय आधार पर नामांकन से इनकार कर दिया है। धर्म और जाति के आधार पर गांधी जी ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। से मना कर दिया। गांधी जी ने भी नामांकन से मना कर दिया। लेकिन इस योजना में सबसे बड़ी बात ये थी, कार्यकारी परिषद में पूर्ण स्वदेशीकरण का प्रस्ताव रखा था, यानी कि यहाँ पे जितने भी थे, सिर्फ वायसराय और कमांडर इन चीफ छोड़ के बाकी के सदस्य थे वो भारतीय रखने का बात की थी। यहाँ पे पूरा का पूरा स्वदेशी ही लोग यहाँ पर संभालने की बात रखे गए थे। लेकिन भारत में यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है ना। यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दी थी, भारतीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दी थी। भारतीय स्वतंत्रता की गारंटी यहाँ पर नहीं दी गई। ये एक प्रमुख कारण यहाँ पर होता है, जिसमें कि विफलता के ये भी कारण है। और अगला पॉइंट यहाँ पर वो भी नोट कीजिएगा, यहाँ पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होने का दावा करती थी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इसी कारण से मुस्लिम लीग यहाँ पर हट गई थी इससे। मुस्लिम जो लीग थी वो मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के कारण, मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के कारण यहाँ पर, क्योंकि वही चाहती थी कि एकमात्र यहाँ पर प्रतिनिधि जो होगा वो मुस्लिम लीग से ही होगा, जो कि मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस कारण से यहाँ पर ये यहाँ से हट गई थी, ठीक है ना। और यही कारण रहा कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कार्यकारी परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्ति चाहती थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी यहाँ पर मुसलमान
जो नेता थे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही थी, वो मुसलमान इनके वर्ग में भी थे। तो इस कारण से कांग्रेस भी उसकी नियुक्ति चाहती थी कि हमारे जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उससे भी यहाँ पर मुस्लिम प्रतिनिधि कार्यकारी परिषद में अपॉइंट होंगे। तो इस कारण से यहाँ पर कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने इस कारण प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने इस कारण से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो जुलाई 1945 में कब हुआ था ये? जुलाई 1945 में यहां पर एक नई घटना घटी। ठीक है ना? कहां पर? लंदन में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में घटना घटी कि यहाँ पर जो वर्तमान पार्टी थी वो चुनाव हार गई और लेबर पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ गई। लेबर पार्टी यहाँ पर सत्ता में आई, एक नई घटना यहाँ पर घटी। और लेबर पार्टी की सत्ता में आते थे यहाँ पर क्या हुआ, नई सरकार जैसी बनी यहाँ पर, तो जो बेबल प्लान था वो विफल हो ही गया था, वो खत्म ही हो गया। तो जैसे ही नई पार्टी सरकार में आई तो यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ, और हस्तांतरण करने के बाद में उस प्लान को यहाँ पर पूरी तरीके से खारिज करते हुए, ठीक है ना, एक कैबिनेट मिशन की तैयारी कर, कैबिनेट मिशन आया, इसको कि अपन आगे पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन, जो कि यहाँ पर जुलाई 1945 में, फिर 1946 में, 1946 में यहाँ पर कैबिनेट मिशन आ गया, जो कि भारत में भेजा गया था, जो कि संवैधानिक सुधार के तहत यहाँ पर कैबिनेट मिशन भेजा गया था। तो ये पूरा पॉइंट जो था, ये बेबल योजना या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट की, एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो कि मैंने रखे। इन सारे पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है, रट लेना है। इस वीडियो को आप लगातार रिवाइज करेंगे तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर लगातार आप सिविल सर्विसेज या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ये कंटेंट पूरा कवर होता है। और साथ ही साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि आप सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, मेरे चैनल, मेरा जो ऐप है, जो अभियान एकेडमी ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें कि मैं कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर सिविल सर्विस की करवा रहा हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस वीडियो।